Assalamualaikum viewers, hope you are all doing well. So the topic of our discussion is Heart of Darkness by Joseph Conrad. हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली एक नोवेला है जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है। हम आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि नोवेला होता क्या है। हम फर्दर इसकी चेन बनाकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं जोसेफ कॉनरेड के इंट्रोडक्शन से। जोसेफ कॉनरेड कौन थे? जोसेफ कॉनरेड एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे जिनका टाइम स्पैन है 1857 से लेकर 1924 यानी कि 19 और 18 सेंचुरी के दरमियान। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द नॉवेल्स। इनके नॉवेल्स बहुत मशहूर हैं इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर, जैसे कि नोस्ट्रोमो, सीक्रेट एजेंट एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस। कंसिडर्ड एज अर्ली मॉडर्निस्ट, 19th सेंचुरी रियलिज़म पे उन्होंने बहुत फोकस किया है। बेसिकली हमें पढ़ने से ही पता लगता है कि जो जोसेफ कॉनरेड हैं वो मॉडर्न इनर यानी 1920 सेंचुरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो उनकी राइटिंग्स का मेन थीम होगा वो थीम रियलिज़म होगा। उनका नैरेटिव स्टाइल जो है वो बड़ा ग्रेट है। एंटी हीरोइक करेक्टर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने न्यूमेरस ऑथर्स को इम्प्रेस किए। उनसे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे राइटर्स ऐसे इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उनकी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। जोसेफ कॉनरेड नो डाउट हिस्ट्री में अपना एक नाम रखते हैं। नोवेला उन्होंने ही लिखा, ये हार्ट ऑफ डार्कनेस। नोवेला क्या होता है? एक टाइप ऑफ फिक्शन होता है या एक वर्क होता है कि शॉर्ट स्टोरी से तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन एक नावल से छोटा होता है। जो हमने अब पढ़ना है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये एक नोवेला है जो किसने राइट किया? जोसेफ कॉनरेड ने। नोवेला जो होता है वो एक सीटिंग में बैठकर भी पढ़ा जा सकता है। जो नॉवल होता है वो इंसान को थोड़ा टाइम स्पेंड रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है पढ़ने के लिए, लेकिन नोवेला कैन बी रीड इन वन सेटिंग। नोवेला कम फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन्स न्यू। आगे मैंने फर्दर इसकी टाइप्स को भी मेंशन कर दिया। अगर आपके शॉर्ट के हिसाब से आए तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की तरफ। जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है इसकी पब्लिकेशन है अप्रैल 1899 में। ऑथर हैं इसके जोसेफ कॉनरेड। योनरा, जैसे मैंने आपको नावला के बारे में बताया है, लैंग्वेज इसमें इंग्लिश यूज़ की गई है। तो सेटिंग इस नोवेला के अंदर यूज़ की गई है वो लेटर पार्ट है 19th सेंचुरी का। प्लेस इसके अंदर यूज़ की गई है ओपन एट थेम्स रिवर्स। थेम्स रिवर्स जो है वो एक रिवर है आउटसाइड द लंदन, जहाँ मार्लो बैठा हुआ है और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। यानी इवेंट्स है ना जो स्टोरी के, वो टेक प्लेस कहाँ हुआ है? ब्रसल्स में एक कंपनी है ऑफिस एंड कोंगो रिवर। जो मार्लो अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसके साथ जोन जोन से इवेंट टेक प्लेस हुए हैं, वो ब्रसल्स की एक कंपनी है, बल्गेनियन कंपनी, उसके बारे में ये प्लेस है। प्रोटैगनिस्ट कौन है इसके? जो चार्ल्स मार्लो, जो कि नरेटर भी हैं। अब हम हार्ट ऑफ डार्कनेस के टाइटल मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली इसके दो इंटरप्रिटेशन है, लिटरल इंटरप्रिटेशन भी है और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन भी है। सबसे पहले हम इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि वो क्या है। ये लिटरल जो इसका मीनिंग है वो ये रेफर्स कर रहा है कि जो डीप और अनएक्सप्लोर्ड इंटीरियर है अफ्रीकन कंटिनेंट, यानी जो अफ्रीका के अंदर जंगलात हैं, गहराई है, डार्क है। ख़ास तौर पे जो मार्लो ने स्टोरी बताई है कोंगो रिवर की, जहाँ पे स्टोरी टेक प्लेस हुई है, उस जगह को, उसको लिटरल मीनिंग दिया गया है हार्ट ऑफ डार्कनेस का। ये है इसका लिटरल मीनिंग कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो अंदरून है, जंगलात से भरी हुई दरिया, समुंदर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिटरल इंटरप्रिटेशन में आती हैं। और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है हार्ट की, हार्ट ऑफ डार्कनेस यानी बुराइयों की जड़, यानी काला दिल हमारा। इंसान के अंदर जो ईवल होता है, उसके अंदर जो जाहिलियत होती है, स्वैगरी होती है, मोरल करप्शन होती है, जोसेफ कॉनरेड ने बेसिकली इंसान की इस चीज़ को नुमाया किया है कि एक इंसान के अंदर जो मोरल करप्शन, जो कि विदाउट एनी फ्रीडम या कहीं पे सामने आ जाती है जब उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं होती, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। ये सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन है, ये आगे हम पढ़ेंगे। उसने कर्ड्स के करैक्टर को यूज़ करते हुए evil, swaggery and moral corruption within all human which can be brought to surface under certain circumstances। जब कर्ज था, उसको आज़ादी मिली, उसकी जो इनर ईवल थी, उसकी करप्शन थी, वो बाहर आ गई। ये जब हम फर्दर नावल को डिस्कस करेंगे तो हमें ये थीम पता लगेगा कि इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन कहाँ पे हुई है और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन कहाँ पे हुई है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके थीम के ऊपर। इसका जो मेजर थीम बनता है ना वो कॉलोनियलिज़म और इम्पीरियलिज़म है। कॉलोनियलिज़म और इम्पीरियलिज़म क्या है?
ये सेंट्रल थीम है इस नावल के। इन्होंने क्या शो करवाया है, ब्रूटल एंड एक्सप्लॉइटिव सिस्टम वेयर यूरोपियन colonizers ruthlessly exploit the African people and land for personal gain। ये थीम रिप्रेजेंट करता है कि यूरोपियन पीपल यानी कॉलोनाइज़र तो वो है ना, थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म इनसे ही मिलता है। इन्होंने कैसे कॉलोनीज़ बनाकर जो वहाँ पे लोग रहते थे अफ्रीकन पीपल, उनको अपने मुफाद के लिए कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे उनको यूज़ किया, प्राइमरीली थ्रू द आइवरी ट्रेड। आइवरी होती है, इसमें हाथी के दांतों की जो ट्रेडिंग की थी उन्होंने, उसके थ्रू उन्होंने कैसे अफ्रीका के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया था, उन लोगों के साथ रथलेसली बिहेव किया था। ये डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट दिखाता है ये नावल हमें एक कॉलोनाइज़र का कॉलोनाइज्ड पीपल के ऊपर। जो कॉलोनाइज़र्स होते हैं जो उनके ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती, और कॉलोनाइज्ड पीपल वो होते हैं जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही होती है। ये मोरल करप्शन को इनहेरेंट जो है ना इस सिस्टम के अंदर कॉलोनाइज़र्स के थ्रू ये शो करवा रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कि एक बंदा रिस्ट्रेंट जब रहता है किसी अंडर सिस्टम के अंदर रह रहा होता है कि वो कैसे रिस्ट्रेंट होता है। जैसे कर्ड्स का करैक्टर है, जैसे ही वो लोगों के ऊपर हावी हुआ, उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटी तो कैसे उसका अंदर का ईवल बाहर आया, ये दिखाया जाता है। मॉरल डार्कनेस दिखाई गई है, डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, ये सारे इसके थीम है। ह्यूमन फोली यानी इंसानी हमाकतें, कैसे एक ह्यूमन है जब वो एक पोजीशन पावर की पोजीशन में जाता है तो उसकी क्या चेंजिंग्स आती हैं, कैसे इरोशनल हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है। ये सारा इस थीम में डिस्कस किया गया है। अब हम मूव करते हैं करैक्टर्स की तरफ। होप सो वेल आपको समझ आ गई होगी जोसेफ कॉनरेड की। उसके बाद ये नोवेला क्या होता है, थोड़े से हमने थीम्स को डिस्कस किया था और नोवेला के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। अब हम बढ़ते हैं इसके करैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले करैक्टर आता है जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट भी हैं, मार्लो। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस फिलोसफिकल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, माइंडेड एंड स्टोरी टेलर हैं। उन्होंने तो अपनी कोंगो रिवर की स्टोरी को बताया था। वो कौन थे? वो एक सेलर थे जिन्होंने कोंगो रिवर में ट्रैवल किया था। वो सारा जो यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन थी ना, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया, उसका करैक्टर स्केच उन्होंने ही बताया। वो फ़ैसिनेटेड थे बाय ब्लैंक प्लेसेस ऑन मैप। वो जब छोटे होते थे ना, उन्हें मैप के ऊपर जो ब्लैंक प्लेसेस होती थी ना, एक साम बना होता था इस तरफ कोंगो रिवर की तरफ, तो उन्हें बड़ा शौक था कि वो जब बड़े हों या एक सेलर बने और इस तरह वो एक्सप्लोर करें इन प्लेसेस को। और उनका ख्वाब इस तरह पूरा हुआ जब उनकी खाला यानी उनकी आंट ने उनको एक बेल्गेनियन कंपनी में एज अ सेलर जॉब दिलवाई। उसके बाद आता है सेंट्रल करैक्टर है हमारे इस नोवेला का, कर्ड्स। कर्ड्स कौन है? द चीफ ऑफ इनर स्टेशन। इसके अंदर 3 स्टेशंस होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इनर स्टेशन का वो चीफ होता है जिसके इर्द गिर्द ये स्टोरी भी सराउंड कर रही है। जो मैंने आपको थीम बताया है ना रिस्ट्रिक्शंस वाले और ह्यूमन डार्कनेस की जो अंदर की इवल साइड है, ये हमारी कर्ड से रिलेट करती है। तो ये चीफ है इनर स्टेशन के। और मॉर्लो की जो स्टोरी है ना, उनका सेंट्रल थीम है ही इज़ अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, गिफ्टेड म्यूजिशियन एंड अ फाइन पेंटर। मतलब उसके अंदर बड़े टैलेंट्स हैं। यूरोपियन आइवरी ट्रेडर है, ये यूरोपियन कंपनी होती है, वो उसको आइवरी ट्रेड करने के लिए अफ्रीका में भेजती हैं, एक पोस्ट का कमांडर बनाती हैं। फिर वो क्या करता है कि वहाँ जाकर ना इनर स्टेशन पे अपनी अज़ादारी बना लेता है। और ऐसे हो जाता है वहाँ जाके डेमी गॉड बन जाता है नेटिव अफ्रीकन का, यानी उनका जाकर देवता बन जाता है। जाता वो ट्रेडिंग के लिए लेकिन जाके उनका डेमी गॉड बन जाता है। 2 करैक्टर्स हमारे हो गए। उसके बाद हम आते हैं जनरल मैनेजर पे। जनरल मैनेजर कौन होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टेशंस हैं, इनर स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन और आउटर स्टेशन। सबसे पहले आउटर आता है जिस पर वो पहले विज़िट करता है, फिर सेंट्रल पे जाता है और फिर इनर स्टेशन जहाँ पे उसकी कर्ड से मुलाकात होती है। जनरल मैनेजर कौन होते हैं? चीफ एजेंट हैं कौन से स्टेशन के? सेंट्रल स्टेशन के। जनरल मैनेजर के साथ ब्रेक मेकर भी आता है जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। जनरल मैनेजर जो होते हैं वो पावरफुल फिगर है। कॉलोनियल ऑपरेशन जो चल रहा है आइवरी ट्रेडिंग के थ्रू, उन्होंने अपना वहाँ पे काम चलाया हुआ है, मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो। अच्छा, ये ना करैक्टर प्रेजेंट करता है जनरल मैनेजर का हाइपोक्रीसी, बताता है कि ये कैसे वहाँ पे काम करने आए हैं लेकिन ये मोरल करप्शन कर रहे हैं। अनरिमार्केबल बट पावरफुल है, सिंबल ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है। उसके बाद आ जाता है ब्रिक मेकर।
ब्रिक मेकर जो है ना, ये भी सेंट्रल स्टेशन का करैक्टर है जो जनरल मैनेजर के साथ होता है। ये एक आयरॉनिकल करैक्टर है। ब्रिक मेकर जैसे इसके नाम से पता लगता होगा, ईंटें बनाने वाला या ब्रिक मेकर, ये इस तरह का नहीं होता। इसके करैक्टर से ही तो सिंबल ऑफ करप्शन शो होता है कि ये जो है ना, दिखाया गया है कि कुछ होगा, बड़ा कोई मेहनती होगा, लेकिन उसके बरक्स ये बहुत ज़्यादा हाइपोक्रेसी शो कर रहा है। इज़ अ करैक्टर हु इज़ पोर्ट्रेड एट स्ले, पावर हंग्री है, कंपनी एजेंट है और ख़ास तौर पे जनरल मैनेजर के लिए स्पाई के तौर पे काम करता है। सिंबल है करप्शन का, कोई इसको ब्रिक श्रिक बनाने नहीं आती। ये बस एक एक्चुअली ब्रिक मेकर नहीं है, बट इंस्टेड यूजिंग हिज पोजीशन टू मैनिपुलेट एंड क्लेम द रैंक्स। हाइपोक्रेसी और एक्सप्लॉयटेशन पाई जाती है इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम जाते हैं चीफ अकाउंटेंट की तरफ। ओके, अब आ जाते हैं, पहले हमने 2 डिस्कस किए थे, जनरल मैनेजर और ब्रेक मेकर जो कि हैं सेंट्रल स्टेशन के। नेक्स्ट आ जाते हैं चीफ अकाउंटेंट की तरफ। चीफ अकाउंटेंट जो हमारा करैक्टर है वो है हाइपो बेसिकली ना, अब आपको जितने भी करैक्टर्स नज़र आएंगे ना, ये कोई ना कोई कॉलोनाइजर्स हैं, कॉलोनाइजेशन के थीम पे सेंटर रिवॉल्व करते हैं और ये हाइपोक्रेसी और करप्शन को शो कर रहे हैं। अब ये आउटर स्टेशन के हैं, पहले 2 सेंट्रल स्टेशन के थे। ये जो करैक्टर है ना चीफ अकाउंटेंट का, इसके हुलिये से बताया गया है भाई, इसकी वाइट ड्रेसिंग है, क्लीन अपीयरेंस है इसकी और बड़ा इसका सेटअप अच्छा है, लेकिन ये बेसिकली है हाइपोक्रेटिक। कैसे कि ये भी ऐसे ही कर रहा है, इसको कोई हक नहीं पहुंच, इसको कोई दर्द नहीं हो रहा कि लोगों के साथ जो ब्रुटैलिटी हो रही है, जुल्म हो रहा है अफ्रीकन के पीपल्स के साथ, ये बस इसको ये ऐसे प्रॉफिट मिल रहा है। इसको कोई नहीं है कि इसको कोई ह्यूमन नेचर से हो, ह्यूमन एक अफ्रीकन के दर्द से लगा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा करैक्टर है जो हाइपोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलोनियलिज्म की, कम्प्लीटली डिसरिगार्डिंग द ब्रूटैलिटी एंड सफरिंग हैप्पी अराउंड हिम। सिंबल ऑफ कंपनी ऑब्सेशन विद प्रॉफिट, यानी इसको प्रॉफिट से ऑब्सेशन है। अब हम जो नेक्स्ट एक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम्स कौन है? इनको एक नाम दिया गया है, एक ना कंपनी एजेंट्स हैं यूरोपियंस के, जो सेंट्रल स्टेशन पे देखे थे मार्लो ने। वो उनको ये निक नेम दिया गया है पिलग्रिम्स का, क्योंकि वो एक चेन की तरह थे। उन्होंने अपने कंधों के ऊपर वुडन स्टफ उठाए हुए थे और वो ना ऐसे शो करवा रहे थे जैसे ग्रीड और सेल्फ सर्विंग हो। यूरोपियन कंपनी एजेंट स्टेशन एट सेंट्रल स्टेशन हु आर गिवन दिस निकनेम बाय मार्लो बिकॉज दे कैरी लॉन्ग वुडन स्टाफ, दे सिंबलाइज द ग्रीड एंड सेल्फ सर्विंग। यानी यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की जो नेचर है ना, उसको शो करवा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना डिस्गाइज लिया हुआ है सिविलाइजेशन का, अफ्रीकन पीपल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे? वो बड़े ना, मतलब वाइट उनके कपड़े हैं और वो हेट कर रहे हैं नेटिव्स को और उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एनिमल हों। बड़ा उनके साथ उन्होंने ये रवैया रखा हुआ है। इनको कहता वो इसलिए पिलग्रिम्स है क्योंकि इन्होंने अपना हुलिया ऐसे नेक कार बने हुए हैं, लेकिन ये हैं करप्ट लोग ही। उसके बाद आता है कैनिबल्स। कैनिबल्स बेसिकली जो होते हैं ना, वो ना अफ्रीकन पीपल्स हैं जो कि ना स्टीम बोट के ऊपर काम कर रहे हैं मज़दूरों की तरह। कैनिबल्स जो है ना, वो मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है कि उनकी जो डिस्ट्रक्टिव और एक्सप्लॉइटिव बिहेवियर है ना यूरोपियंस का उनके साथ, वो ना उनको इस तरह उन्होंने बना दिया है कि उनका हुलिया बिगड़ा हुआ है और बड़ी उनकी हालत ख़राब है। तो कैनिबल्स उनको यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनको इस्तेमाल करके उनकी हालत ऐसी कर दी है, बस उनसे काम लिए जा रहे हैं और उनको कोई इसके बदले में कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा, बल्कि कॉलोनाइज़र्स का ही भला हो रहा है, उनका ही पर्सनल गेन हो रहा है। कैनिबल्स वो लोग हैं जो नेटिव पीपल हैं जिनसे काम लिया जा रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर रखा जा रहा है, उनके साथ उनसे हु आर एसेंशियली कंज्यूमिंग द अफ्रीकन लैंड एंड पीपल फॉर देयर ओन गेन। फिर आ जाता है रशियन ट्रेडर। रशियन ट्रेडर कौन था? बेसिकली नाम से पता लग रहा है, माइनर करैक्टर है वैसे। एंड पे बता स्टोरी के नज़र आता है जब ये जो है मार्लोव जाता है इनर स्टेशन, कर्ड्स के स्टेशन, तो ये रशियन ट्रेडर की उसकी मुलाकात होती है। ये यंग मैन होता है, भोला भाला सा होता है, डीपली डिवोटेड होता है आइवरी ट्रेडर से। कर्ड्स जो होता है उसके साथ ये डिवोटेड है, क्योंकि जब इनर स्टेशन पे जाता है ना मार्लो कर्ड्स को लेने, तो ये रशियन ट्रेडर बड़ा इंसिस्ट करता है उसके ना जाने के लिए। जीनियस है। जब कर्ड्स चला जाता है ना मैडनेस में, यानी एंड पे आके जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम कर्ज के हालात और उसके सारे जो बिहेवियर है उसको डिस्कस करेंगे, तब हम इस रशियन ट्रेडर जो का एक माइनर करैक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो है ना, अच्छा करैक्टर है, काइंड करैक्टर है। उसके बाद आता है हैज़मैन। ये भी अफ्रीकन नेटिव है। अच्छा, जो है ना, कॉन्गो रिवर में जो है ना, अ, ये
कुछ ही मार्लो का ये एक पहला करैक्टर है जो मार्लो को भाया है, अच्छा लगा है। हेज़मैन करैक्टर वो है जिसने स्टीम बोट जो है ना कॉन्गो रिवर की तरफ चलाई है और उसने कंपेन किया है मार्लो को। ये ओनली अफ्रीकन करैक्टर है दैट मार्लो शोज़ रिस्पेक्ट फॉर। ही इज़ किल्ड बाय स्पीयर्स। अच्छा, क्या होता है कि जब ये मार्लो इनर स्टेशन पे दाखिल हो रहा होता है तो कॉन्गो रिवर में जब इनकी बोट जा रही होता है तो इन पे हमला होता है। उसी दौरान इसको नेज़ा लगने से उसकी डेथ हो जाती है। जो मार्लो है ना इसकी लाश को उस दरिया में ही यानी कॉन्गो रिवर में ही फेंक के आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास करैक्टर आता है कर्ट्स की अफ्रीकन मिस्ट्रेस। जब कर्ट्स इनर स्टेशन पे रह रहा होता है तो उसकी एक अफ्रीकन मिस्ट्रेस होती है, पावरफुल होती है, नेटिव वुमेन होती है, जो एक ना सिंबॉलिक मीनिंग रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या है कि वो वाइल्ड है और ना अफ्रीका के एस्पेक्ट को कर रही है, उसका कंट्रास्ट कर रही है सिविलाइज यूरोपियन वैल्यूज़ से। ये एक ना हमारे पास 2 आएगी मिस्ट्रेस, एक इसकी आएगी अफ्रीकन मिस्ट्रेस और एक आएगी इंटेंडेड। अफ्रीकन मिस्ट्रेस वो है जो इसने अफ्रीका में जब ये गया था ना आइवरी ट्रेडिंग के लिए और ये मास्टर बन गया उन लोगों का, तो इसने उसके साथ रिलेशन बना लिया और ये अफ्रीकन उसकी मिस्ट्रेस थी। इसके बाद कर्स इंटेंडेड भी आती है, जो कि उसके अंदर थी, यूरोप के अंदर रहते हुए आइवरी ट्रेडिंग से पहले। ये कर्स की फियांसी होती है और ये जो है ना, जो यूरोप के अंदर होती है, ये करैक्टर के ना एंड पे आती है जब कर्ज़ मार चुका होता है, मार्लो यूरोप वापस आ जाता है तो वो उससे पूछने आती है कि मुझे कर्ज़ के बारे में कुछ बताओ। तो आगे से कर्ज़ कहता है कि हाँ, वो आखिरी मरते दम उसके मुँह पे तुम्हारा ही नाम था। तो गाइस कुछ हमने अब आगे ये वैसे तो माइनर करैक्टर हैं लेकिन मैं आपको बताती जाती हूँ। फिर हमने फियांसी का डिस्कस किया कि ये एक सर्टेनिटी थी इसको कर्ट्स के बारे में कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, वो उसके सहारे जी रही होती है। उसके बाद आंट का करैक्टर आता है जो मार्ली को नौकरी लगवाती है, उसकी जॉब लगवाती है अफ्रीकन बेल्जियन कंपनी में। फिर नीली है, एक बोट है जिसके अंदर मार्लो ने अपना सफ़र किया था, यानी जिस पे बैठ के उसने अपनी स्टोरी सुनाई थी थेम्स रिवर की। उसके बाद बेल्जियन कंपनी है, ये वही है फ़ार्म जिसके अंदर मार्लो को उसकी आंट ने नौकरी लगवाई थी कि जो आइवरी की ट्रेडिंग करती थी अफ्रीका के अंदर। तो बेसिकली अगर हम आज का टॉपिक देखें तो हमने जोसेफ कॉनरेड, उसका नोवेला क्या होता है हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके बाद सारे करैक्टर और इस हार्ट ऑफ डार्कनेस के थीम हमने क्लियर करे हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी स्टोरी और इसके लोगों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।